अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। एक नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और ये हफ़्ता बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि कुछ अहम मुल्की मामलात हैं जो कि तय किए जाने बाकी हैं और अब वो फ़ाइनल फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं। इंतखाबात कब होंगे, असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी, बहुत से अहम फ़ैसले या तो लंदन में होने थे और या फिर अब दुबई में होने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर तो बात करेंगे, लेकिन सोच विचार की जा रही है कि ईद से पहले या ईद के बाद क्या हो सकता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ईद के बाद होगी, वो ईद से पहले हो गई। DG ISPR ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ बातें उन्होंने साफ साफ बता दी हैं। 9 मई के वाक़े को उन्होंने कहा है कि मुल्की सानहा है जिसे कभी दरगुजर या माफ़ नहीं किया जा सकता। दैट वाज द रेड लाइन जो कि क्रॉस की गई और इस दौरान वो कुछ मौके पर हमें जज्बाती भी दिखाई दिए, कुछ ऐसे सवाल जवाब भी हुए। उन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हम बातें की हैं प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ पैनल में बहुत ज़रूरी है। अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अहम समाअत हुई मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, उसमें क्या क्या निकात उठाए गए और भी बहुत से मामला वो इनके सामने रखेंगे। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तजियाकार हैं, हमारे शो का हिस्सा है आज। वेलकम सर। और अतर काज़मी और अनम बशीर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें हस्ब मामूल, हमारे शो का मुस्तकिल हिस्सा। DG ISPR ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से और इसकी हसासियत और शिद्दत के हवाले से क्या फरमाया, वो सुन लें। 9 मई के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन पिछले 76 साल से न कर सका, वो 9 मई को इन मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फाज पाकिस्तान, शोहदा के वरसा और वेटरन्स में 9 मई के अफसोसनाक साने पर सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। और इसमें कोई भी तखसीस नहीं है अपने या पराये की। इदारे के अंदर कैसे एहतसाब हो रहा है, इसकी तफसील भी आज फराहम की गई। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। एक एक तफसील यहाँ फराहम की गई है। और जनरल साहब, माजी में हमने ये ज़्यादा माजी करीबी की बात है कि एक सवाल किया गया साबिक DG ISI और साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने ऐसे प्लान किया और एक प्रोजेक्ट जो था उसमें वो हिस्सेदार रहे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इतना गुरेज किया DG ISPR ने, जवाब देने में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि उन्होंने नाम तक दोबारा दोहराए नहीं वहाँ। अब आज के दिन तफसील फराहम की गई है, नाम अलबत्ता नहीं लिए गए, लेकिन गिन गिन के बताया गया कितने अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। ये कितना सिग्निफिकेंट है? माजी में कभी ऐसे हुआ जनरल साहब? ये माजी में होता रहा है, लेकिन माजी में इतना खुल के बात की नहीं गई। और ये जो आज DISPR ने बात की है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि एक तो जो बात की जा रही थी कि भाई इदारे के अंदर से क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, बहुत से सवाल उठ रहे थे, तो उसका जवाब दे दिया गया है उसका। और जिसमें आप देखिए कि बड़ी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं और जो सीनियर मोस्ट रैंक है पाकिस्तान फ़ौज का, उससे लेकर और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। इससे एक ये भी वाज़ेह पैगाम है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की अफवाज में एहतसाब का अमल जो है वो ऐसा नहीं है जिसके बारे में आम तौर पर एक तमाशा बनाया गया, बातचीत होती रहती है। इसमें एक सख्त एहतसाबी अमल है और जितने सीनियर होती है सज़ा भी इतनी सख्त होती है, उनको नताइज भी उतने ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक होते हैं। ज़िम्मेदारी भी बड़ी है, उसको भी करना पड़ता है उसमें। दूसरा एक और बड़ा इसका अहम पहलू ये है कि जो फ़ौजी अदालतों के बारे में, फ़ौज के निज़ाम अदल के बारे में बहुत सारे जो सवाल उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, ये भी बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर फ़ौज अपने एक जो सिस्टम है एहतसाब का या सज़ा का, जज़ा का,
उसमें एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल तक को सज़ा मिल गई है। और क्या ख्याल है कि उसको उसने दिफा का हक नहीं मिला होगा? बाकायदा मिला होगा। इसका वो बच्चा तो है नहीं है, ना ही वो इतना नासमझ है कि अपनी बात ना कर सके। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं और ये तमाम लोगों के लिए जो फ़ौजी अदालतों को, फ़ौज के निज़ाम अदल को जिस तरीके से अपना क्रिटिसाइज़ करते रही हैं, उनके लिए बहुत वाज़ेह ये बात है कि ये ऐसे फ़ौज में ऐसे नहीं होता है। 7 लाख लोग हैं वहाँ पे, फिर रिटायर्ड लोग भी इससे डिपेंडेंट है उस पर। तो इन सब का एक डिसिप्लिन के तहत, एक कानून के तहत जो आईन पाकिस्तान ने ही अलाउ किया फ़ौज को, उसके तहत काम होता है। इसके साथ जो फ़ौजी अदालतों के बारे में बहुत सारे चहमगोई हो रही हैं और बात निकल रही है कि फ़ौज बस अदालत में जाएगा बंदा, वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल बैठा होगा, उन्हें थोड़ा पकड़ा होगा, जिसका दिल करेगा सर फाड़ देगा उसका। ऐसे बात नहीं होती इसमें। फ़ौजी अदालतों का भी एक सिस्टम है और फ़ौजी अदालतें कायम हैं, ये नहीं कि नहीं कायम, इसके नहीं बन रही। इसमें जो स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स इसलिए होती हैं कि फ़ौज के अलावा जो इस पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या तो नहीं, सिर्फ और बहुत से वाक़यात होते रहते हैं। पाकिस्तान टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जासूसी के इल्ज़ाम में लोग पकड़े जाते हैं, इन सब का ट्रायल तो होते हैं और इन कोर्ट्स में होते हैं इनमें। और इन कोर्ट्स में भी बाकायदा कानून के तहत जो ओरिजिनल जिस कोर्ट में गया वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, ये भी कानून के तहत, ये भी चैलेंज नहीं हुआ अभी तक। तो एक सब कानून के तहत ये काम हो रहा है इसमें। और ये समझने की बात ये है कि जब ये ट्रायल हो रहा है इनका, जिस स्टेज पर भी है, इनका वकील भी अपने होंगे, इनको इसके बाद अपील का हक भी होगा। और जहाँ पे जो भी फैसला हमारी अदालतें करेंगी निज़ाम अदल के बारे में आइन के तहत, वो बाकायदा मंजूर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं हमारा। और फिर मेरा ख्याल है कि हमारी बाकी जो निज़ाम अदल है सारा, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ये एग्ज़ाम्पल है कि भाई जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से ये काम हो रहा है, अगर आप फौरी इंसाफ दें, सही इंसाफ दें, जल्दी इंसाफ दें, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल तो यहाँ पे आपके हल हो जाएंगे इससे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ना एक पैरेलल सिस्टम के तौर पर देखा जाता है और इसी वजह से शायद तनकीद का निशाना भी इन्हें बनाया जा रहा था। लेकिन राना साहब, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके ख्याल में जो अभाम जहनों में पाए जा रहे थे अवामी सतह पर या कहीं डिस्कस हो रहे थे कानूनी आइनी तौर पर, वो भी दूर हो गए? इसकी टाइमिंग कितनी अहम है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, और बड़ी टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, आई मस्ट से। और जैसे कि पहले भी मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वहाँ पे फ़ौज के अंदर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, लेट मी पुट इट दिस वे, वो बड़ा सख्त है। और इस पे जो खामोशी इख्तियार की गई थी कुछ अरसे के लिए, और ये जो कार्ड्स थे ये सामने नहीं रखे गए थे कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है उसको सामने इसलिए नहीं लाया जा रहा था कि उसके रीजंस थे, क्योंकि करके दिखाना था कि ये हमने कर दिया है, ठीक है, ये नहीं कि प्रोसेस में है, ये कर दिया गया है। सो ये सामने आ गया है और ये कर दिया गया है। इसके अलावा मैंने, शायद आपको याद हो, आप ही के शो में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त की हुकूमत का हिस्सा है, और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और उनके भी लेफ्ट राइट या आगे पीछे जो लोग हैं वो भी हीट फेस कर रहे हैं, और उसका भी किसी न किसी तरीके से इशारतन वो भी जिक्र कर दिया गया है। और जो बात कहने की है ये कि मैंने कहा था कि दे विल बी मेड एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल इसलिए बनाया जाएगा इन लोगों को कि ये रेड लाइन थी, ये क्रॉस हुई, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद अगर फौज, जैसे मैंने पहले कहा था, दे विल पुट देयर फुट डाउन, एंड उसके इसलिए दे विल पुट देयर फुट डाउन कि दे विल मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ इट, क्योंकि ये कल को जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं कुछ रेड लाइंस क्रॉस करते रहे और उन पे कॉम्प्रोमाइजेस होता रहा, इस पर्टिकुलर केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग इन ऑल माय टॉक्स कि ये नहीं हुआ, और इसलिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि जनाब जो तनसीबात है या शौदा है या जो मॉन्यूमेंट्स हैं या फॉर दैट मैटर जो कोर कमांडर का हाउस है उसको फॉर ग्रांटेड मत लिया जाए, नहीं लिया गया। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको बताता रहा कि ये इसी तरह होगा। और अब अगर कोई कहे कि जनाब जो लोग यहाँ पे उनको एक्सक्यूज कर दिया जाए या उनको माफ कर दिया जाए, वो नहीं हो सकेगा। अच्छा। तो इट्स ये इस पे आप ये बिल्कुल जहन से निकाल देंगे चीजें
कि किसी को भी माफ़ किया जाएगा जब फौज अपने जर्नैलों को नहीं छोड़ सकती, अपने ब्रिगेडियर्स को नहीं छोड़ सकती, मेजर जनरल्स को नहीं छोड़ सकती, उनकी फैमिलीज में अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके शुहायद जब मिले हैं तो उनको नहीं छोड़ सकती। तो व्हाट टू टॉक अबाउट द सिविलियंस, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ, और आज तो वाजे हो गया, डीजी आईएसपीआर ने वाजे कर दिया इस चीज को, और ये नहीं होगा। और अच्छा वैसे राणा साहब, इससे पहले जब भी इस नौयत की कार्रवाइयां होती थी यूजुअली क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, इस तरह पब्लिकली उनका इजहार नहीं किया जाता था, इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अब अगरचे तादाद बताई गई है और कार्रवाई की तफसील भी दी गई है अवाम के लिए, लेकिन मजीद तफसील आएगी सामने या बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेगा? नाम आएंगे जिनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये तफसील मजीद भी आएगी सामने प्रेस रिलीज की सूरत में, एलामिया की सूरत में? टू बी वेरी ऑनेस्ट डिपेंड करता है, लेकिन नाम अगर मुझे नहीं पता कि उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम जो है वो कई नाम जो है बिल्कुल लिए जा सकते हैं, लेकिन देन अगेन विल हैव टू चेक विद द एसओपी। स्पेकुलेशन ज्यादा हो जाती हैं पहले से, जब से ये वाकया हुआ है कुछ नाम गर्दिश कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो इस भाम का भी खात्मा हो जाए कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जी आयशा, देखें मैं फिर वही बात करूंगा कि देखें नामों को तो छोड़ दें एक मिनट के लिए, रैंक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रैंक्स तो बिल्कुल उन्होंने वाजे तौर पे डीजी आईएसपीआर ने बता दिए, तो नामों में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना, नामों को लेके क्या करना है, ठीक है। और फैमिली, जैसे मैं तो पॉलिटिकल बातें भी कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस जो है, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, उनके लेफ्ट राइट आगे पीछे जो लोग हैं, अगर उनको भी पकड़ा गया है वो भी सामने आएंगे, ठीक है। और उनपे भी जितना प्रेशर डालने की कोशिश की उन्होंने वो प्रेशर सस्टेन किया, उन्होंने कहा नो वे, हम किसी को रिलीफ नहीं देंगे और ना रिलीफ मिलेगा। और ये तो फौज तो एक अलग चीज है, अफवाज पाकिस्तान तो एक अलग चीज है, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज की कोताही की, या फॉर दैट मैटर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया फॉर वन रीजन और दी अदर, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस जो फौज के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत सख्त है, मैं बार बार कहता रहा हूँ बहुत सख्त है, आज सामने इसलिए लाया जा रहा है कि इसको जोड़ा जा रहा था, इसको एक ऐसे मॉब के साथ जोड़ा जा रहा था जो कि हेडलेस चिकन की तरह जा रहा था, और उसके ऊपर उनके लीडर्स जो थे वहां पे मौजूद नहीं थे। उनके लीडर्स को चाहिए था कि वो वहां पे उनको कंट्रोल करते, या उनको मैसेजेस देते, या उनको बताते कि दिस इज द रेड लाइन, दे शुड नॉट क्रॉस, लेकिन उनके लीडर्स वहां पे मौजूद नहीं थे। दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अनगाइडेड मिसाइल की तरह का काम हुआ। लेकिन अब जो राना साहब ने बात की है ना अबू ज़र, वो ये है कि इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी थी उसका अमल पहले मुकम्मल किया गया और उसके बाद सामने आके ये बात वाजे कर दी गई। बट एट द सेम टाइम इन सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक समात भी देख रहे हैं और उसमें डिस्कस भी किया जा रहा है बाकायदा छड़ी को, बहुत सारे मार्क्स और भी आपके सामने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर उस कार्रवाई पर हो सकता है? देखिए, होना भी नहीं चाहिए ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखें कि सेपरेट चीज़ आपके मुल्क का एग्जीक्यूटिव का आगे डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी, जो उन्होंने उस पर प्रोसेस पे जिस तरह काम किया है, और इस पे कोई क्वेश्चन की बात नहीं है कि मिसकॉन्डक्ट जब भी होता है आर्म फोर्सेस के अंदर तो उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त बात जो डिबेट चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, वो उसी इशू पे नहीं चल रहा कि जो उनके इंटरनल ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का इशू है। डिस्कस हुआ रिटायर्ड अफसरान का और मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल का, बहस होते एक बात हो गई, लेकिन जो इशू है बिफोर वो और है सिविलियंस के ट्रायल, वो ये है क्या एक सिविलियन का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में कि नहीं हो सकता, ये डिबेट इस पर चल रही है। लेकिन जो जुमला है ना कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। जी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो स्टेटमेंट दी थी उसमें यही कहा गया था कि इस वक्त ट्रायल नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने ये बयान दिया था कि आई एक्सपेक्ट है तब तक इस ट्रायल पे नहीं होगा। ये हम लोग अक्सर कोर्ट में पेश होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कोर्ट इम्प्लाइड मैनर में कह रहा है कि मैं इसको कह रहा हूँ कि आप प्रोसीडिंग स्टे कर दें। इसका मतलब यही होता है जब भी लिखा होता है ना, वी एक्सपेक्ट कि दिस विल नॉट हैपन। तो मेरे ख्याल से इन अ वे ये है, लेकिन अब ये कल समात होगी तो लॉयर्स पॉइंट आउट करेंगे कि ये हुआ। कल कंक्लूड हो सकती है क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है। आई डोंट थिंक सो। लास्ट ऑर्डर, देखिए लास्ट वर्किंग डे का मतलब ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चल रही होती है पूरा साल, सिर्फ अर्जेंट केसेस फाइल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस जो
चीफ जस्टिस की स्वाबदीद होती है, वो चलाना चाहे तो चला भी सकते हैं छुट्टियों में, तो केस चल सकता है। हाँ, लेकिन ईद की जी, छुट्टियां तो हैं ही, है वो ना? फिर ईद के बाद चला जाएगा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ चल सकता है आपका कोर्ट। और कल देखें शायद लंबी समाअत हो जाए। देखिए इशू इस वक्त जो इशू है मेन, देखिए आर्टिकल 175 है आपके आइन का, उसका जो सब आर्टिकल 3 है वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से बाइफरकेट ही रहेगा जी। वो इकट्ठे काम नहीं कर सकते। अब इसमें इशू क्या आ रहा है, देखें अगर आप एग्जीक्यूटिव, आर्म फोर्सेस आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नीचे सारा काम होता है, अगर वो ट्रायल करते हैं और फिर अपील भी आपके आर्मी चीफ के पास जानी है, तो दैट मीन्स कि आपके एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल का इशू आता है, तो फिर राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 से वहाँ से हिट होगा। प्रॉब्लम सारी ये आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं मेरा फेयर ट्रायल नहीं हो, सिविलियंस की हद तक कह रहा हूँ। और जहाँ तक देखें दूसरी बात है इसमें जो मुझे सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, राना साहब अभी कह रहे थे कि जी माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी, मिलनी भी नहीं चाहिए माफ़ी किसी को, लेकिन एक तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, पहला मेरा इसमें सबमिशन ये है। और दूसरी बात ये है तो फिर माफ़ी उन लोगों को क्यों मिल रही है जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने देखा मुराद राज साहब को वहाँ पे एहतजाज करते हुए लोगों को वीडियोज भी चलाई जा रही है। सो क्या उनकी कल्पेबिलिटी खत्म हो गई है? एलिज्ड कल्पेबिलिटी जो उनकी थी एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त, उनको कैसे माफ़ी मिल गई? ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। फिर उसके बाद एक फैसलाबाद से पीटीआई के एमएनए थे कमोका साहब, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। उसके अलावा बेशुमार लोग हैं आपके। सो अगर आपने ये कंडीशन रखी है माफ़ी की कि अगर आप पार्टी छोड़ दें, तो फिर मुझे जस्टिस और वेंजेस में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इट। आप फिर अक्रॉस द बोर्ड ये फिर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। आर्टिकल 25 आपका जो कहता है सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, जिसने किया होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल, फिर आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। नहीं तो फिर रूल ऑफ लॉ की नफी होगी आपके मुल्क में। ठीक है। ये तखसीस भी दूर होनी चाहिए कि जो दूसरी पार्टी में चला गया या तायब हो गया। हाँ, ये सवाल मैंने भी यही कहा कि वो सवाल भी पूछा गया था, जवाब का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या। अच्छा, आज जो अदालत में समाअत हुई उसमें एक ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन की भी बात की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अतर, और वो चाह रहे हैं कि मामले को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, सादा निकात पर ही बात की जाए। और दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया गया है कि कोई रियायत नहीं दी जाएगी, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया गया है या किया जा रहा है, और जो सिविलियंस हैं उनके हवाले से जो ट्रायल है उस पर भी इंफॉर्मेशन दी गई और कहा गया ये जारी रहेगी। अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत का, और जो दलाइल अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से दिए गए हैं और जो उन्होंने एतराज़ उठाया उसकी क्या हैसियत देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें ख़तरा ये है कि वो चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है, पहली बात यह है कि हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि 9 मई को नाकाबिले बर्दाश्त किस्म के वाक़यात पेश आए जो काबिल मज़म्मत हैं, उनमें जो लोग शामिल हैं उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है उसमें कहीं पे ये नहीं हो रहा कि जो 9 मई में लोग शामिल हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको कानून में रियायत दे दी जाए। ये वहां पे समाअत नहीं हो रही। वहां पे एक आईनी नुक्ता है, उसके ऊपर बहस हो रही है कि आया ये जो लोग जो 9 मई में मुबैना तौर पे मुनव्विस हैं उसका तरीकाकार क्या होगा, उनको किस तरीके से सजा दी जाए। क्या उनको फौजी अदालतों आर्मी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चल सकता है, या फिर दहशतगर्दी या जो दीगर जो अदालतें हैं उनमें उनके मुकदमा चलाए जाएं। तो ये चीज़ है। एक चीज़ के ऊपर तो हमें क्लियर होना चाहिए कि जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उनके साथ कानून और आइन के मुताबिक सलूक होना चाहिए। बाकी ये है कि अब जो समाअत है, देखिए समाअत के अंदर हमने ये भी देखा कि हुकूमत का जो रवैया है, वो पहले उनको बेंच पे कोई एतराज़ नहीं था, अब आज अचानक बेंच के ऊपर एतराज़ आ गया। तो इससे लगता है इस तरह है कि वो उस समाअत के अंदर रखना डालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समाअत को चलने दिया जाए, और जो भी इसमें आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक अदालत फैसला करे, और जब अदालत फैसला करेगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिनके पास जो शवाहिद हैं, जिन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो यकीनन होनी चाहिए चाहे जिस भी फोरम पे हो, लेकिन ये जरूरी है कि कार्रवाई हो जो लोग इसमें मुलविस हैं। आप भी अतर, मुझे आपसे भी एक नुक्ता पूछना है, लेकिन अतर आप भी ये समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैसेज थी किसी के लिए? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इंफॉर्मेशन थी ना। देखिए, मुख्तलिफ आप देखेंगे सुबह से शाम तक आपको मुख्तलिफ तबसरे भी नजर आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शाम को टीवी के ऊपर भी इस पे बहस होती है और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी गर्दिश कर रही होती हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई और उसमें जो जो वाकयात हुए उनको बयान किया गया कि जनाब ये चीज़ें हुई हैं। तो मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन आई है सामने, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को मैसेज है या किसी के लिए मैसेज नहीं है।
दूसरी बात यह है कि देखें जिस तरीके से इदारों को टारगेट किया जाता है ये कतन जो है वो मुनासिब नहीं है। और हम बार बार ये कहते हैं कि आप अपने इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, अपने इदारों को इस तरह टारगेट करें, और फिर आप देख रहे हैं कि अभी भी मसलसल इदारों को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क का जो सबसे बड़ा आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, मसलसल उसके ऊपर हुकूमत अमला आवर है, मसलसल उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो ये रवैया मुनासिब नहीं है। इदारों को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप मुल्क को कमजोर करेंगे। तो ये वो चीज है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंफॉर्मेशन सामने रखी गई, और बाकी अगर किसी को मैसेज देना हो हुकूमत ने, तो हुकूमत वैसे भी मैसेज भिजवा सकती है, उसके लिए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन हमने देखा कि आप सारे फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, हर किसी ने एक्सट्रीम पोजीशन ही ली हुई है, जो सिचुएशन वॉलेटाइल चल रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले दिन पूछा था ना, तो तीसरी समाअत पे क्यों एतराज उठाए? देखें, आप प्रोसीडिंग्स देखें पिछले 2 दिन की, आज की हेयरिंग छोड़ के उनके रिमार्क्स फॉलो करें आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एतराज क्यों उठा है उसके बाद। क्योंकि आई थिंक ही वाज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन, नो नॉट रेलेवेंट, ही वाज द वन हु वाज गिविंग रिमार्क्स जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के जो नैरेटिव है उसको सूट नहीं कर रहे थे। ओके जी, उनके आप पढ़ लें सारे, मैंने हाँ, तो सारे वो फॉलो तो मैंने किए क्वेश्चन हैं, सारे देखे क्योंकि हैं। उन्होंने वो क्वेश्चंस रेज किए जो मैं पिछले 2 महीने से यहाँ बैठ के रेज कर रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ वो वही बात कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद डिले कर रही है, टाइम बाय कर रही है। इतराज उठाना है, उन्होंने पहले दिन बोल दिया था कि उन्होंने कहा मेरे हवाले से छोड़ गए हैं, नहीं तो जजेस नहीं छोड़ते इस तरह, क्योंकि कानून ये कहता है जज ने खुद डिसाइड करना है कि क्या ये केस मेरे पे अफेक्ट करेगा नहीं करेगा। और ये कोई कमर्शियल केस नहीं था, कोई पैसों का इशू नहीं था, कोई पेक्यूनरी इसमें इश्यूज नहीं थे, ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर था। तो मेरे ख्याल से अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं केस में जरूर बैठता, क्योंकि इसमें आपने पाकिस्तान की अवाम के राइट्स और फेयर ट्रायल का इशू डिसाइड करना है। अच्छा। और दूसरी बात, एक मैं इशू इस पर बात करना चाहूँगा। देखें, जो ये ट्रायल्स हो रहे हैं ना, अभी तक जो मैंने सारा आर्मी एक्ट पढ़ा है, ये सेक्शन 3 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का, उसमें एक गुंजाइश मौजूद है। वो ये कहता है कि अगर आप कोई स्टेट बिल्डिंग जो है उसके अंदर ट्रेसपास करेंगे, या और उसमें कंडीशन ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थ्रेट करते हुए सेफ्टी को ट्रेसपास करेंगे, बिल्डिंग्स को तस्वीरें खींचेंगे या अंदर चले जाएंगे, तो ये तब आ सकता है। जिस पे आर्गूमेंट ये लिया गया इस वक्त कि ये सेक्शन भी 10A की खिलाफ वर्जी, अभी चले हम मानते हैं अगर वो एग्जिस्ट भी करता है, तो उस पे लिए मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस दिन को अरेस्ट किया गया उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग, स्टेट बिल्डिंग, देखें हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं एज ए लॉयर्स, और करनी भी चाहिए, ठीक है। वो बिल्डिंग तोड़ी गई, लातें मारी गई, घूसे मारे गए, शीशे तोड़े गए, सब कुछ टूटा गया। वहाँ पे भी ऑफिशियल सेक्स सीक्रेट एक्ट लगता है और मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बनता है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये कानूनी पोजीशन अगर आपने फॉलो करनी है तो वो भी एग्जिस्ट करती है, दी जा सकती है मिसाल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रूबरू होते हैं तो ये आप रख सकते हैं पॉइंट सामने, लेकिन फरोग नसीम साहब की जगह लेने में आपको टाइम लगेगा शायद थोड़ा सा। जी, एक और चीज भी है, देखिए अगले दिन मैं सलमान राजा साहब की जगह लेना चाहूँगा। राणा साहब ने एक बंदे को थप्पड़ जड़ दिया, इसहाक डार साहब ने। जी जी, हाँ जी जी, इतना बड़ा जुर्म है, उसके बारे में तो बात कोई करेंगे हमारे। हाँ नहीं, उस दिन बात हो गई थी इसके ऊपर सैर हासिल, जिस वक्त ये खबर आई थी उसी वक्त यहाँ पे बात अतर ने भी कर ली थी, राणा साहब सबने कर ली थी। मैं जो बात कर रहा था 506 का पर्चा, मैं ये कह रहा हूँ अभी तक पर्चा नहीं हुआ उनके ऊपर। हाँ, वो अतर बाकी केसेस भी खोल के ले आएंगे कि इसहाक डार साहब पे वो केसेस भी थे, तप्पड़ तो बड़ी दूर की बात। नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात जो हम कर रहे हैं ना, निज़ाम अदल की जो बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी क्रिटिकल, इसलिए कि वो एक थप्पड़ की बात नहीं है। एक आपका वजीर खजाना ही सो एरोगेंट, किसी इंसान को इंसान समझ नहीं रहा। मैं इससे बात कर रहा हूँ कि जब तक आप ऐसे लोगों को भी कटहरे में नहीं लाएंगे, तो ये जो बार बार हुकूमत जो अदलिया पे अटैक कर रही है, जिस एरोगेंट एटीट्यूड से जो दिखाया जा रहा है कि हम नहीं करने देंगे। अगले दिन मैं ये सुन रहा था, मैं हैरान हूँ, अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट आपने सुनी है क्या कि 1000 बंदों को गोली मार दे पाकिस्तान? नहीं, उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा कि ये फेक ट्विटर अकाउंट से फेक वीडियो शेयर की गई है, फेक खबर चलाई गई है पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से, उन्होंने क्लियर कर दिया। आप इसहाक डार साहब की तब फेशियल एक्सप्रेशन देखती हैं जब वो लंदन में रह रहे थे और वो एक स्कॉन्डर थे आपके, और जब वो पावर में आए हैं, देखें इब्राहिम लिंकन बड़ा अक्लमंद आदमी था, एक उसने बात कही थी कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू चेक अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन गिव हिम पावर। सो ये यहाँ पे इस वक्त ये जो है ना, ये मैं कहूँगी ताकत की जो एरोगेंस है ना, जो हमारी हुकूमत में है, जिस तरीके से निज़ाम अदल को, मैं इसी को बढ़ाऊँ ना, कि हमें इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक अभी ख़त्म नहीं करेंगे तो लोगों का एतमाद आपके अदलिया पे कैसे होगा? जो कह रहे हैं ना कि बड़ों के लिए अदालतें और हैं, इंसाफ के दोहरे मयार है ना, आपको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे होगा? जनरल साहब ने ये बात वज़ीर अदल तो हिला दी है, मजीद बात भी करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। कल लाहौर में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई
और ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को मिस किया गया वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब थे। बतौर वज़ीर आला हमेशा बूट और हैट पहन के सैलाबी पानी में पहुंच जाया करते थे और सारी सरगर्मियों का खुद जायज़ा लेते थे। और अब ये खबर चल रही है कि उन्होंने तमाम मुतालिका इदारों को मुतहरिक कर दिया है, क्योंकि ख़ुद वो अभी लंदन में हैं और फिर वो दुबई जाएंगे। उनके बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले से दुबई में मौजूद हैं और कुछ शख्सियात भी वहीं मौजूद हैं, यानी जो मरकज़ है वो लंदन से अब दुबई शिफ्ट हो चुका है। इसकी वजह क्या बनी? अच्छा, पिछले दिनों में हमने थोड़ी खटपट देखी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जिसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, और उसके बाद फिर हमने देखा दोबारा से शीरो शक्कर दोनों होने जा रहे हैं। वो कैसे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कैसे प्रेस कर रहे हैं, किसे प्रेस कर रहे हैं, वो भी सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। चाहे मैं अपोजिशन में हूँ या हुकूमत में, हमारा सियासत वो गालम गलोच वाला सियासत नहीं है। हमारा सियासत वो किरदार कशी करवाना सियासत नहीं है। अपोजिशन फॉर द अपोजिशन सेक्स का सियासत ना कल रहा है, ना आज है, और ना ही इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमारा सियासत हमेशा वो एक पॉजिटिव अंदाज में मेरा कोशिश होगा कि सियासत किया जाए। जिनकी वो तारीफ़ कर रहे हैं, उन्होंने सड़कों पे घसीटने का बयान जिनके हवाले से दिया था वो भी दुबई में मौजूद हैं। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब भी क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, वो सुने। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। That's the time to crunch it. There's a recession in the world, so we shall inshallah get together and work. इतना प्यार और ऐसे वादे, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी कहा करते थे कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते। अब उसके बाद दिन की बात पे कितना यकीन करना है ये ख्वाजा आसिफ भी बता सकते हैं। लेकिन जनरल साहब, ये प्लान जो है वो लंदन से दुबई क्यों शिफ्ट हुआ? लंदन का मौसम भी मेरा ख्याल अच्छा था, दुबई का शायद और बेहतर होगा। गर्मी है दुबई में, तो आपको पता है कि किस तरह माहौल कैसा है, सहराई। वो गर्मी तो उनको लगती है ना जो बेचारे बाहर मजदूरी करते हैं। हाँ, आप तो बात कर रहे हैं दो ओलिगार्की फैमिलीज की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को अपनी जकड़ में ले रखा हुआ है। आपकी जो पार्लियामेंट है जिसका काम है हुकूमत के ऊपर नज़र रखना, पार्लियामेंट इस वक्त जो आप देखिए तो आपको क्या नज़र आ रही है? एक कैप्टिव है दो शख्सियात की, उनकी मर्जी के मुताबिक कवानीन बन रहे हैं और धड़ाधड़ बन रहे हैं, और एक के बाद एक कानून, दूसरे के बाद तीसरा कानून चले जा रहा है इसमें जी। इसका मुझे बताइए, जो कुछ भी हो रहा है इसमें, इससे पाकिस्तान के अवाम की बेटी की कहाँ से बात निकल रही है? आपका बजट, आपका देखा 2 दिन में पास होगा बजट आपका जी, और बजट में पास होने में आज कोई 450-500 बिलियन रुपीज़ का टैक्स और लगा दी। इसने बात ही नहीं की इसके ऊपर, हैरान कुछ चीज़ें बात ही नहीं की। पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए बैठी हुई है वहाँ पे कि जो ठीक है, जो तकरीर हो गई, आ गया, रबर स्टैम्प कर दिया। आज तक मैंने पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट का जो मेन मकसद है मेरी नज़र में, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पार्लियामेंट इज द चेक ऑन द एग्जेक्टिव, वरना तो एग्जेक्टिव में चेक ही कोई नहीं। अब एग्जेक्टिव पार्लियामेंट एक बन के हुई है इसमें, तो पाकिस्तान के अवाम को चेक कौन करेगा इसमें? कौन उनकी जुबान? अदलिया को इसलिए बार बार नुक्ता हदफ बनाया जा रहा है कि अदलिया ने पार्लियामेंट का जो काम था अदलिया ने इसलिए उठा लिया और कोई कर नहीं रहा कोई काम इसमें, कौन करे इस काम को? मैं समझता हूँ कि ला के वहाँ पे वो नज़दीक है, आने जाने लोगों का आसान है, मिलना मिलाना आसान है। फिर दूसरा, जितना नज़दीक पहुँचते जाएंगे पाकिस्तान के जो उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये इत्मीनान हो जाएगा, आने वाले हैं बस आ गए तो आ गए, ये चलेगा काम सारा ये। और जब आप देखते हैं कि इख्तियारात कैसे होंगे आगे, तो नज़र आ रहा है आपको कि दोनों पार्टियाँ मिलकर पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला कर रही हैं आपस में। इलेक्शन का मतलब तो फिर रबर स्टैम्प भी रह जाएगा ना इसमें। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ये जन्म ले रहे हैं इसमें। और क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गई है कि या ये होंगे या कोई और होगा इसमें? ये मेरे लिए बहुत एक तकलीफदेह सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम इससे आगे निकलना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं, उनको बेहतर डायरेक्शन चाहिए, उनको बेहतर कानून चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि दो शख्सियात जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिनकी हालात फैले हुए हैं, दौलतें फैली हुई हैं, जिनकी अपनी औलादें एंजॉय कर रही हैं लाइफ में, जिन्होंने कोई और काम कभी किया नहीं है, वो लोग आके बैठ के आपके पाकिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या हमने इनको आजमाया हुआ नहीं है पहले? ये क्या कर गए जिसमें? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम को सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर पर दोनों पार्टियों के जो लोग बैठे हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्या उन सब का मुकद्दर यही रह गया है कि
एक तरफ एक ख़ानदान, दूसरा ख़ानदान, ठीक है। उन ख़ानदान के अब बड़े, उनके बाद छोटे, उनके बाद छोटे, उनके छोटे, वो आगे चलेंगे इसमें। अगर ये मुस्तकबिल है तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान अगर किसी दिन खड़ा हो जाएगा, वो आपसे संभाला नहीं जाएगा ये। और वो फिर 65% जो पाकिस्तान की आबादी का है हिस्सा, लेकिन वो तभी होगा जो पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, फिर उन्हीं की आवाज़ सुनी जाएगी। और अभी राना साहब, इंतखाबात के हवाले से ही कहा जा रहा है कि वहाँ अहम फैसले होने जा रहे हैं कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील करनी है, टाइम किस तरह बाय करना है, इंतखाबात कब होंगे। ये सियासी किबला लंदन से दुबई होने में कोई ग्रेटर प्लान इन्वॉल्व है? सुना है आर्मी चीफ भी वहीं पर है, ऐसा है? ये कोइंसिडेंस है, क्या है? देखिए, बेसिकली तो बात यह है कि वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट्स कर रही हैं, एंड स्पेशली इन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी वाले कुछ सीटों पे नून लीग वालों से कह रहे हैं कि जनाब वो वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स खड़े ना करें। सो वो दैट इज़ एक तो ये रीज़न है। सेकेंडली, वहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा थ्रू आउट पाकिस्तान, दोनों जमातें मिल के, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ अगर पिच करेंगे ये लोगों को, और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने सफ़र किया, या पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग से हो, तो वो उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक तो एडजस्टमेंट्स वो हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस अभी तक जो मुझे समझ आती है वो कुछ डिले भी हो सकते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट डेट पे शायद मुमकिन ना हो, ठीक है, उसमें आगे जा सकते हैं इलेक्शंस, और उसके वो एग्जैक्ट जो डेट बनती है उस पे शायद इलेक्शन ना हो पाए। अब इससे आगे ये हो सकता है कि जनाब जो होनी है अकाउंटेबिलिटी, लेट मी पुट इट दिस वे, कि पीटीआई की लीडरशिप की जो अकाउंटेबिलिटी होनी है वो भी किसी हद तक हो चुकी होगी जब इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। अब वोट सारा तो वो तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंटली जाके खड़ा हो जाए, इंडिपेंडेंट वोट तो शायद निकाल लें गिने चुने लोग जो पीटीआई में पहले शामिल थे या नहीं भी शामिल थे या हैं अभी भी, वो इंडिपेंडेंट भी अगर लड़े तो वो कोई ना कोई सीटें निकाल लेंगी। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अपना वोट नहीं था, वो पीटीआई के टिकट पे ही अपना सब कुछ वोट इकट्ठे कर रहे थे। तो ये भी एक सिचुएशन बनेगी, उसको भी वहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा रहा है इन सब चीज़ों को, और प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ एडजस्टमेंट हो रहा है। और मैं ये आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि दुबई में बैठ के दोनों लीडरान जो हैं वो एक एक हल्के की बात कर रहे हैं। अच्छा। एक हल्के की। और इसमें आईपीपी कहाँ है? ये केपीके हो, ये बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं सकी आईपीपी। मुलाकात हुई लंदन में जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब से? मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और वहाँ पर भी उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। और कई जगह ऐसी हैं, कई वहाँ पे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बारे में यहाँ पे बहस हो रही है कि वो लोग शायद इलेक्शन ना जीत सकें या वो इलेक्टेबल नहीं है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ये भी गुफ्तगू हो रही है कि किसी न किसी तरीके से उन लोगों के खिलाफ भी, या पीपल्स पार्टी या नून लीग दोनों ही ना कैंडिडेट खड़े करे वहाँ पे। तो ये एक पूरा मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ ये है कि सिर्फ एक सिंध या पंजाब या केपीके की बात हो, डिटेल में जाके एक एक हल्के की बात हो रही है। हाँ, तो उसमें मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड है? कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड है जी। मौलाना साहब बिल्कुल उसमें बिल्कुल उसी पे है। और मौलाना साहब तो वैसे भी जो कमिटमेंट करते हैं आसिफ जरदारी के साथ उनको पूरा करते हैं मौलाना साहब, और मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केपीके में सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। और राना साहब, मरीम नवाज साहिबा मुलाकातें कुछ अहम करके फिर रवाना हुई हैं, उन मुलाकातों की भी क्या खबरें हैं? किस हवाले से हुई वो मुलाकातें मरीम में, इस्लामाबाद में? जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में या दुबई में भी मौजूद नहीं है। कुछ लोग यहाँ से बाहर भी बैठे हुए हैं जो कि इन लूप है, लूप में लेके उनको बातचीत हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे नहीं मौजूद, यानी कि वो ना दुबई में मौजूद है ना पाकिस्तान में मौजूद है, वो बाहर मौजूद है और उनको लूप में लेकर तब भी सारी गुफ्तगू हो रही है। दे वर बीइंग हुक्ड अप।
ठीक है, वो पाकिस्तान की मतलब कि सियासत पूरी आपको- दुनिया में फैली हुई है, तो कोई गारंटीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगी जी हाँ, यूएई की, सऊदी अरेबिया की, क्योंकि सुना है कि हज के भी इरादे हैं इनके, सदर साहब तो रवाना हो गए लेकिन इनके भी इरादे हैं। नहीं, हज की गारंटी हो सकती है, बाकी गारंटियां तो अभी तक मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हज की गारंटी बिल्कुल हो सकती है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई गारंटी का मुझे नहीं पता जी। ठीक है, ठीक है। राना साहब को इस हवाले से कोई इतलात नहीं है, लेकिन वहाँ पर मजीद क्या हो रहा है और नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल की गारंटी क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। 6021F की एक बार फिर बाज़गश्त है और इसमें ताहयात नहली ख़त्म करने का जो कानून है वो भी मंजूर कर लिया गया और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब आराम से वापस आएंगे और चौथी बार भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा हो पाएगा? देखें, आराम से वापस आएंगे इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कानून पे इम्प्लीमेंटेशन हुई तो आराम से वापस नहीं आएंगे, लेकिन कानून तो इस वक्त मुल्क में नहीं है तो आराम से आ भी सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि देखिए 62(1)(f जो है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक आम प्रोविज़न, ये आइन की प्रोविज़न है आपके, ठीक है। बड़े अक्लमंद लोग होते हैं जो आइन बनाते हैं, क्योंकि जब वो लिखते हैं कि आइन में तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार केसेस में पिछले 5-6 साल में जितने भी डिसीजंस आए हैं, लार्जर बेंच में उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ होल्ड की है कि जो 62(1)(f के नीचे जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो लाइफ टाइम होगी। हाँ। इसका मतलब है कि आइन की मंशा ये है कि 62(1)(f के नीचे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम है। हाँ, लेकिन इस पे मलिक अहमद खान साहब ये नहीं, फरमा रहे हैं, वो नुक्ता ले मैंने लेना। सुन लिया वो सुन लिया था, हाँ, चलें उस पे बताएं ना फिर, जिसके बारे में आइन खामोश है उस पे। आइन खामोश नहीं है ना, आइन खामोश नहीं मुद्दत के है। हवाले से। आइन खामोश था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी तो वो खामोशी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट वो इदारा तो नहीं है ना कि नहीं, वो लेजिस्लेशन करे। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखें, जहाँ इबहाम होता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन दे देता है वो अलहदा बात है, गलत है, ठीक है, ये मैं डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है कि 62(1)(f के नीचे डिस्क्वालिफिकेशन आपकी है फॉर लाइफ। तो अगर आपने उसको ख़त्म करना है, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। या जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है उससे बड़ा बेंच बने जो कहे नहीं ये फॉर वंस है, फॉर लाइफ नहीं है, उससे डिफर करे। या फिर आप आइन के अंदर तरमीम करें, क्योंकि आइन को आप 1/3 मेजॉरिटी के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ कानून सिंपल से उसके अंदर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सो मलिक मोहम्मद खान साहब जो कह रहे हैं कि जी जुडिशरी का काम ये नहीं है, चले नहीं है, मैं आपका आर्गुमेंट मान भी लूं फॉर इंस्टेंस, चले, लेकिन उन्होंने कर दिया, एक कानून आ गया, वो ये कहते हैं कि आइन कहता है कि ये फॉर लाइफ है, तो फिर आइन को ही अमेंड करेंगे तो ये खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, इनका मैं दूसरा आर्गुमेंट दूं, शायद किसी ने इनमें से कानून नहीं पढ़ा, नैब लॉ के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन है। कितनी है जरा बताएं? कितनी है आप बताएं? अगर आप कन्विक्टेड हैं 10 साल की, अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ साहब 10 साल तक, जब तक वो नैब का उनकी अपील अलाउ नहीं होती, वो तक भी डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, जरूर देखना पड़ेगा। कन्विक्टेड तो वो है ना। अच्छा, ये उनके जहन में नहीं आया अभी तक, आपने चले नुक्ता दे दिया। नैब लॉ में अगर आपको सजा होती है, इन्होंने अभी तरमीम चेंज कर देंगे, मसला क्या है, चेंज सेक्शन 9 में अगर सजा होती है तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 10 साल की है। सो वो 2017, 18, 19 कब हुई है, तो आप फिर अगले 10 साल गिने तो उसमें भी अमेंडमेंट आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इस वक्त इनफील्ड है आपकी कन्विक्शन। और दूसरी चीज़, जो वो आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो हमने जो पढ़ी थी पिछले 2 महीने पहले, यही कहती थी कि पहले सरेंडर करेंगे, आप जेल जाएंगे, फिर आप अपील आपकी सुनी जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और वो जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिला है उसके बाद क्या समझते हैं, इजी होगा डिले करना इलेक्शन? कानून बदल दिया है अभी, वो अगर इनफील्ड है तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ना, फिर इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो आ गई, लेकिन ये जब कितने कानून चैलेंज करें, मेरा मतलब वकील भी थक जाएंगे ना कि हर रोज एक नया कानून आ रहा है जो आइन से मुतसादिम है। मुझे तो नहीं लगता 62(1)(f) वाले पे भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे और वो चैलेंज हो, क्योंकि पहले काजी फायीसा साहब तो इसके खिलाफ लिख चुके हैं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के, जिसमें उन्होंने डिफर किया था अजमत सईद साहब से, वो पहली जजमेंट थी। लेकिन वो जब आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वही सुनेंगे, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, या वो बड़ा बेंच बना देंगे, पुराने को चीज़ ओवर रूल करेंगे, तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ द जुडिशरी बिहेव्स इन काजी साहब टेन्योर। बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ही हैं चीज़ें, लेकिन अतर जो भी पेशकदमी अभी तक आप देख रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद के एंड पर, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब अपनी सियासी इनिंग्स दोबारा शुरू कर पाएंगे? देखिए, सियासी इनिंग्स तो अभी भी उनकी चल रही है। आप देख लें, इस मुल्क की किस्मत के फैसले कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात दुबई में बैठी कर रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि उधर ये भी एडजस्टमेंट हो रही है,
ये भी हो रही है, तो हमारे 22 करोड़ के जो अवाम हैं उनके फैसले तो वो अभी तक कर रहे हैं, तो सियासत में तो उनका किरदार है। अब क्या इंतखाबी सियासत में वो किस हद तक आ सकेंगे, उनके लिए क्या कानूनी मुश्किलात हैं, तो मेरे ख्याल में अब तो शहबाज शरीफ साहब ने के वजीर कानून को बतौर अपना वकील भी रख लिया है, तो अब मजीद बेहतरी आएगी। वो तो कानूनी वो जंग भी वो चेयरमैन बेहतर पीटीआई के तरीके से लड़ वकील बाद में हुए हैं, पहले वो फरूक नसीम साहब थे। वो तो लॉ मिनिस्टर वही मैंने कहा कि वो आप असल का नाम नहीं ना ले रहे कि वो जी बिल्कुल ऐसे ही देखिए एमक्यूएम से बिलोंग करते थे, मैं वही बता रहा हूँ मिनिस्ट्री तो चाहिए थी ना फिर देनी थी। फरूक साहब लाइक तो माशाल्लाह बहुत है। बिल्कुल, आपने भी एमक्यूएम का नाम लेके ना दामन बचा लिया। जी अतर प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। जी वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वजीर कानून को उन्होंने अब अपना वकील बना लिया, तो अब देखते हैं कि उसमें कोई ना कोई बेहतरी आएगी। दूसरी बात यह है कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, पीपल्स पार्टी भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है और हल्कों के ऊपर भी बात हो रही है। लेकिन हल्कों में इनके वोट कितने हैं, कितने वोट हैं? पूरे पंजाब के अंदर 10 सीटें ऐसी बता दें जिसपे पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंस से ये कह सके कि 70% चांस है कि हम ये हल्का जीत जाएंगे। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान, ऑल्दो के ओन चौधरी साहब के नज़रिए से मुतासिर होकर काफ़ी लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक क्या उनका नज़रिया उस तरह आवाम में मकबूल हुआ है? हो सकता है इलेक्शंस में ओन चौधरी का नज़रिया चल जाए, या तहरीक इंसाफ का बल्ला चले, या फिर पीपल्स पार्टी का तीर चले, या शेर के ऊपर ठप्पा लगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली कि ये सारे फैसले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके अंदर एक चीज मिसिंग है और वो है पाकिस्तान के अवाम। और मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जिस फैसले के अंदर मेजॉरिटी ऑफ अवाम का आप बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखेंगे, उसके नताइज में कभी भी ना पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पे बेहतरी होगी ना मुआशी तौर पे। ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ? इसलिए कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में दुबई का इंतखाब क्यों? देखें, एक तो दुबई में जब पता चला तो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। वो कहा जा रहा है नहीं प्रोटोकॉल, वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई। ये ना हो कि कहीं मौजूद शख्सियात दुबई की सड़कों पे एक दूसरे को घसीटना शुरू कर दें। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है। आप ये अलमिया देखें ना आप कि हुकूमत इन्होंने पाकिस्तान में करनी है, सियासत इन्होंने पाकिस्तान में करनी है, लेकिन फैसले इन्होंने लंदन और दुबई में करने। क्यों करने हैं? कि इसलिए कि 22 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, जो ये उनको कहेंगे वो इनकी बात मान लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया और यही तो क्वेश्चन है। लोकल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लेवल की पॉलिटिक्स है। ये है पाकिस्तानी सियासत का मखमसा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।